नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन मिस्टर अशोक कट्टा की स्लाइड से पढ़ने जा रहे हैं। इन स्लाइड्स में काफ़ी अच्छा एनिमेशन यूज़ किया गया है रेप्लिकेशन को समझाने के लिए। तो जो डीएनए है वो स्टोरेज हाउस है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, यानी कि इनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि डिसाइड करेगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। तो ये सब सारे कैरेक्टर्स है, ये इसके अंदर डीएनए के अंदर जो जीन्स होती है वो डिसाइड करती है। ये बेसिस फॉर इनहेरिटेंस होता है, यानी कि जो पेरेंट्स है उनसे उनसे उनकी जो प्रोजेनी है या मतलब जो संतान है उसको कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं ये डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं। तो इसके लिए जो कैरेक्टर्स वगैरह जो ट्रांसफर हैं उससे जो पेरेंट सेल का जो डीएनए है वो तो जा नहीं सकता, तो वो रेप्लिकेशन होता है, यानी कि और अपनी कॉपीज बनाता है और उसके बाद में जो पेरेंट सेल का जो डीएनए है वो डॉटर सेल में ट्रांसफर होता है। उनकी जो रेप्लिकेशन उनकी कॉपीज ट्रांसफर होती हैं। तो उससे पहले हमें सेंट्रल डॉग्मा भी समझना ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में कैसे प्रोटीन्स में कैसे चेंज होती है। तो डीएनए है, डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बना के एक अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमने इससे पहले एक जो अपनी क्लास थी उसमें थोड़ा-सा ये पढ़ा था। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से वापस डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। पर जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ट्रांसक्रिप्शन होता है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये थोड़ा एबनॉर्मल फिनोमिना है जो सिर्फ रेट्रोवायरस वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। तो हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो डीएनए से आरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए है, उसका अगर सारा डीएनए का अगर आरएनए बन जाएगा और उससे फिर प्रोटीन बन जाएगा तो ऐसे तो पूरा डीएनए खत्म हो जाएगा। तो उस डीएनए को अपनी बहुत सारी कॉपीज और बनानी पड़ेगी। तो डीएनए का खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। तो इस तरीके से ये सेंट्रल डॉग्मा है वो बताता है कि कैसे इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से ट्रांसफर होके लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट है वो प्रोटीन बनाती है। तो ये सारा सेंट्रल डॉग्मा है डीएनए टू प्रोटीन का कैसे फॉर्मेशन होता है ये। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है कि डुप्लीकेशन या फिर सिंथेसिस डीएनए ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है कि उसमें जैसे डीएनए में हमने पढ़ा कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो उन 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड होगा और एक जो स्ट्रैंड है वो नया स्ट्रैंड बनेगा। तो इस तरीके से ये सेमी कंजर्वेटिव हुआ। तो एक पेरेंट स्ट्रैंड है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जिससे ये क्या बेस पेयर रूल भी है, ये मेंटेन करते हुए चलते हैं, यानी कि इनके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है वही एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग करेंगे। ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन आपको बताया हुआ है इसमें भी कि पेरेंट से वापस आगे जो प्रोजेनी बनती है उसमें एक जो स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट सेल होता है और एक जो न्यूली सिंथेसाइज्ड सेल होता है। तो इसी को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। अब प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया गया है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है उसके अंदर। तो बाकी जो उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी कंपोनेंट्स है वो रेप्लिकेशन के लिए लगभग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम ही है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है रेप्लिकेशन के लिए? वो होते हैं सबस्ट्रेट, टेम्पलेट, एंजाइम और प्रोटीन्स। तो इसमें सबस्ट्रेट क्या है, यानी कि जो एक तरह से देखा जाए कच्चा माल क्या चाहिए डीएनए सिंथेसिस के लिए, तो वो चाहिए 4 डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक तरह से एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो ये सारे डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, तो इन सब के अंदर ट्राइफॉस्फेट है, यानी कि जो फुल ऑफ एनर्जी है। जब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से जब ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे आगे से आगे, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ इनके अंदर से 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएंगे और एक फॉस्फेट ग्रुप ही रह जाएगा।
तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट ही रह जाता है। अब जो टेम्पलेट है, सेकंड जो इसके लिए हमें चाहिए होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए टेम्पलेट। टेम्पलेट यानी कि जिसको देख के आगे एक और स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब जो एक उदाहरण के तौर पे जो रहेगा, उसको देखा-देख नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो वैसा टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए। तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड जो पुराना डीएनए है, उसके जो दोनों स्ट्रैंड है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं और वैसे उससे फिर 2 नए डीएनए बनते हैं। दोनों नए डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक है वो नया स्ट्रैंड होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मेजर एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, वो है हेलिकेज़, डीएनए पॉलीमरेज़, प्राइमेज़ और लाइगेज़। अब इन सब के बारे में हम थोड़ा आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब जो हेलिकेज़ एंजाइम है, उसी को डीएनए बी प्रोटीन भी कहते हैं। इसका काम होता है जो डीएनए है, उसको अनवाइंडिंग करना, यानी कि जो कॉइल्ड होके प्रेज़ेंट है, उसके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना और उसको दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना, जो आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। प्राइमेज़ का क्या काम है? ये आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है, यानी कि आरएनए का छोटा-सा स्ट्रैंड बनाता है, यही कोई 20-25 न्यूक्लियोटाइड का। इसका काम प्राइमेज़ आरएनए का सिंथेसिस करता है। कब करता है, ये भी हम आगे समझेंगे। डीएनए टोपोआइसोमरेज़ फर्स्ट और सेकंड, ये एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन में। अब डीएनए टोपोआइसोमरेज़ का क्या क्या काम होता है कि ये जैसे एक रस्सी बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है। तो ये उस स्ट्रेन को, उस बल को थोड़ा कम करती है। बीच में से काट के उसको फिर वापस थोड़ा ये जो घुमाव है, वो कम करने का काम करती है डीएनए टोपोआइसोमरेज़ फर्स्ट और सेकंड। तो ये फर्स्ट जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड को काटती है, टोपोआइसोमरेज़ सेकंड है, दोनों स्ट्रैंड्स को काटती है डीएनए के। अब एंजाइम्स और प्रोटीन्स में और आता है डीएनए पॉलीमरेज़। डीएनए पॉलीमरेज़ का काम जनरली ये जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का भी काम होता है। डीएनए लाइगेज़ का काम है ग्लू की तरह काम करता है, यानी कि फेविकोल या गम की तरह काम करता है, जो स्ट्रैंड्स है उनको जोड़ता है आपस में। फिर डीएनए ए प्रोटीन का क्या काम होता है कि जो ओरिजिन ऑफ जो यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो साइट है, उसको पहचानता है और वहां पे चिपकता है। एसएसबी प्रोटीन्स, जिनका फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करते हैं कि जब हेलिकेज ने अलग अलग कर दिए हैं दो स्ट्रैंड्स को, तो वो क्या कॉइलिंग हुई हुई रहती है। आपने देखा था, देखते हैं जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्या आपस में कॉइल्ड होते हैं दो स्ट्रैंड, है ना? तो उनको एकदम सीधा करके रखता है और वापस से कहीं फिर से वो कॉइल ना हो जाए, तो ये रोकता है एसएसबी प्रोटीन्स, वो उन दोनों अलग अलग स्ट्रैंड से चिपक जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। फिर टर बाइंडिंग प्रोटीन क्या होते हैं? ये हेलिकेज को आगे और ज़्यादा डीएनए को तोड़ने से रोकता है, यानी कि बीच में से जो इनके 2 स्ट्रैंड्स हैं, उनको अलग करने से रोकता है, यानी कि ये टर्मिनेशन में काम है इसका, टर्मिनेशन का। तो डीएनए प्रोटीन बी, जिसको हेलिकेज कहा जाता है, उसका मेनली काम क्या है? ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, इसको ये ओपन करने का काम है, यानी कि अनज़िपिंग करने का काम है। जैसे चेन में ज़िप होती है, वो खोलना बंद करना करती है ना, वैसे ही ये ज़िप का काम है हेलिकेज का। अब डीएनए पॉलीमरेज़ का काम है कि डीएनए का सिंथेसिस करता है। ये जो एंजाइम है, ये डीएनए का सिंथेसिस करता है और इसका और काम है डीएनए का इलॉन्गेशन करना, रिपेयर करना डीएनए को। रिपेयर में 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं उनको हटाना कर सकता है। और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, यानी कि जो हमने बनाया, जो इसने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए हैं, वो सही है कि नहीं है, वो उसकी भी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ ही ये चेक कर सकता है। सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाके ये चेक करने का भी इसके अंदर कैपेबिलिटी है। अब पॉलीमरेज़ कितने तरह के होते हैं? जैसे प्रोकैरियोट में बेसिकली 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज़ होते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज़ सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज़ थर्ड, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज़ थर्ड का ही मेन काम होता है, जो नया स्ट्रैंड बनाता है डीएनए का, उसका रेप्लिकेशन का मेन काम थर्ड का ही होता है।
डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है कि प्राइमर है उसको हटा के फिर वो अपना वापस डीएनए का सिंथेसिस करता है, और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम है वो प्रूफ रीडिंग का काम है। तो इनके बारे में अभी हम और आगे पढ़ेंगे, अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब यूकैरियोट्स के अंदर 5 तरह की पॉलीमरेज होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलन, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। तो इसमें जो थर्ड जो मैंने बात की थी प्रोकैरियोट में, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसका ही मेन काम होता है डीएनए का रेप्लिकेशन में। तो सेम वैसे ही यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है उसका भी सेम वही काम है कि ये मेन जो नया डीएनए का रेप्लिकेशन नया स्ट्रैंड बनाने का काम भी ये डेल्टा का ही है। बाकी की इस टेबल में आपको पता चल रहा होगा कि सेम जैसा जो फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम है वही डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम है, यानी कि इनका जो प्राइमर बना था आरएनए के जो स्ट्रैंड शुरू में बना था उसको हटा के वापस से डीएनए का वहां पे स्ट्रैंड बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज का है और यूकैरियोट्स में अल्फा का है। सेकंड यानी कि प्रूफ रीडिंग का काम इसमें प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का है और इसमें 3 का है, एप्सिलन का है, बीटा का है और गामा का है, जिसमें से गामा का काम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का सिंथेसिस, है ना। अब आरएनए प्राइमर और प्राइमर जिसको सिंपली हम कहें, तो ये क्या है? प्राइमर क्या होते हैं कि बहुत शॉर्ट पीस होते हैं आरएनए के, जनरली इनकी लेंथ 5 से 50 न्यूक्लियोटाइड की होती है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स आपको पहले पता है ना? ये पिछली क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं। तो इनकी बहुत शॉर्ट लेंथ होती है कि जो शुरू में सबसे पहले ज़रूरी होते हैं डीएनए के सिंथेसिस के लिए। यानी कि ये आके सबसे पहले उस जगह पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो साइट है कि यहाँ से अब स्टार्ट होना है रेप्लिकेशन, वहां पे आके सबसे पहले ये प्राइमरी आके जुड़ते हैं और फिर ये आगे डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करते हैं कि चलो अब यहाँ से तुम अपना काम स्टार्ट करो। तो एक तरह से ये सबसे लीडर की तरह ये काम करते हैं। तो इनका जो सिंथेसिस होता है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होता है प्राइमेज का, यानी कि ये आरएनए का ही छोटा सा स्ट्रैंड है, तो ये आरएनए के द्वारा ही बनाया जाएगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का क्या मतलब है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड के देख के बनाया जा रहा है, यानी कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है उससे कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, यानी कि उसके जैसा अपोजिट उसके बेस पेयर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होंगे वो बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा गया है। ये जो एंजाइम है प्राइमेज, ये जब एसएसबी प्रोटीन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसको प्राइमोसोम कहते हैं। और अब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में और क्या-क्या स्टेप्स हैं? इनिशिएशन का स्टेप है, इलॉन्गेशन का स्टेप है और टर्मिनेशन का स्टेप है। तो सबसे पहले जो इनिशिएशन है उसमें क्या होता है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक जगह है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये कोई भी एक पॉइंट है, वहाँ पे जनरली ये एटी रिच होता है, क्योंकि यहाँ से एटी रिच में क्या होता है 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि इसके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको आराम से ब्रेक किया जा सकता है ना? तो इसीलिए जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कोई एक साइट है उसके ऊपर आके डीएनए ए प्रोटीन वहां पे चिपक जाएंगे और उस वो क्या करेंगे डीएनए को डीनेचर करेंगे। उसके बाद में क्या होगा कि वो जो साइट है यहाँ पे चिपकने के कारण फिर अ, जो हेलिकेज एंजाइम है फिर वो हेलिकेज वहां पे आएगा, हेलिकेज आके और इसको खोल देगा, ये बीच वाले पार्ट को है, इसको हेलिकेज आया और उसने यहाँ के जो बॉन्ड्स हैं, ये सपोज ये इतने बॉन्ड्स को इनको तोड़ दिया, बॉन्ड्स को तोड़ने के कारण ये आपस से अलग हो गए, यानी कि एक इन्होंने सर्कल टाइप का बना दिया। और ये बाई डायरेक्शनल होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। बाई डायरेक्शनल कैसे? अब ये जो इन्होंने सर्कल बनाया तो इसमें एक तरफ ऐसे इस तरफ से होगा और एक तरफ से ऐसे इस तरफ होगा, ऐसे। तो इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन कहा गया है। अब ये इनकी भी एक डायरेक्शन होती है कि ये इधर से इधर कोई क्यों जा रहा है, इधर से इधर कोई क्यों जा रहा है और ये इधर से इधर कोई क्यों जा रहा है। हम इसको इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं कि
ये इधर से इधर को हो जाए, इसकी भी डायरेक्शन, क्योंकि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रेप्लिकेशन होता है। अब इनिशिएशन में क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर जैसे प्रोकैरियोट के अंदर तो पूरे डीएनए में सिर्फ एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिंगल ओरी होगी, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो जहाँ पे रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता है उसी को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो यूकैरियोट्स में बहुत सारे ओरिसाइट्स होते हैं, तो ये सारे के सारे कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं, यानी कि जिनके सारों के सीक्वेंस एक जैसे होते हैं। 1 राउंड ऑफ सिंथेसिस, इसमें जो यूकैरियोट्स है उसमें एक राउंड में 4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड हर स्ट्रैंड के ऊपर जुड़ते जाते हैं और ये लगभग 40 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है पूरा प्रोसेस। जो डीएनए ए प्रोटीन है वो रिकॉग्नाइज करता है ओरिसाइट को और डीएनए को डीनेचर करता है। उसके बाद में हेलिकेज बाइंड होता है वहां पे और उसको 2 कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको अनवाइंड करता है। इतना हमने पढ़ लिया, ये इस टाइप से अनवाइंड करता है हेलिकेज। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब अनवाइंड करता है तो वो वाई शेप का हो जाता है, जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये सेम ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अनवाइंडिंग के कारण ये आपको ये वाई टाइप का शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या फिर इसको वाई शेप ज्यादा आगे तक ना जाए तो ये सिर्फ वी शेप बोले इसको, है ना। तो ये वी शेप बन रहा है अनवाइंडिंग के कारण, तो इस वी शेप या वाई शेप को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। और सेम, अब ये जब ये अभी तक डीएनए था वो लगभग जैसे ये इस टाइप का था, है ना। तो ये जो जब जैसे जैसे अलग हो रहा है तो ये वाली चीज भी ऐसे से थी, है ना, ये भी इस टाइप से थी। तो इसको एकदम सीधा, जैसे ये चीज ऐसे से एकदम सीधी करने के लिए हमें इसके ऊपर यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन्स लगे हुए रहे, जिन्होंने इसकी एक तो टेंशन कम कर दी, इसको एक तो स्ट्रेट करके रखा, सेकंड इसको आपस में ये वापस से ना जॉइंट हो जाए दोनों स्ट्रैंड, ये भी प्रिवेंट करता है एसएसबी प्रोटीन है ना। और थर्ड है टोपोआइसोमरेज। अब टोपोआइसोमरेज का क्या काम है कि जैसे जैसे ये ऐसे ये जैसे जैसे ये रस्सी की तरह है, दो स्ट्रैंड जैसे जैसे खुलते जाएंगे, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, यानी कि और आपस में घुमाव बढ़ता जाएगा। तो ये आपस में ज्यादा घुमाव बढ़ता जाएगा तो डीएनए एकदम बुरी तरीके से जकड़ जाएगा। तो उस घुमावदार इस स्ट्रेस को कम करने के लिए टोपोआइसोमरेज क्या करता है कि यहाँ से सपोज यहाँ से इसको थोड़ा सा काट देता है ना। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है तो एक ही स्ट्रैंड को काटेगा, टोपोआइसोमरेज सेकंड जिसको गायरेज भी कहते हैं, अगर वो है तो वो दोनों स्ट्रैंड को एक बार काट देगा। दोनों स्ट्रैंड को काटने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा एक बार को, और फिर ये जो इतना पीछे की तरफ इतना टेंशन डेवलप हो गया है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये काम टोपोआइसोमरेज का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेलिकेज किस टाइप से डीएनए को अनवाइंड कर रहा है, एसएसबी प्रोटीन कैसे डीएनए जो स्ट्रैंड्स है उसके ऊपर लगे हुए हैं, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको ओरिसाइट भी दिख रहा है वहां पे। टोपोआइसोमरेज का भी ये काम है कि जो पीछे वाला जो डीएनए है जिसके अंदर एकदम टेंशन सी होगी उसको रिलैक्स करने का काम करता है। अब इनिशिएशन में और क्या है कि जैसे जहाँ पे अब सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए प्राइमेज की जरूरत होती है। जो प्राइमेज यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसका प्लस एसएसबी प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है वो प्राइमोसोम कहलाता है। वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक साइट को जहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ेगा। ये प्राइमेज एंजाइम है, यानी कि ये रेप्लिकेशन को हरी झंडी दिखा रहा है। यहाँ से अब ये प्राइमेज जुड़ा, सपोज यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है तो यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम की मदद से आरएनए प्राइमर यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसे सपोज यहाँ पे जुड़ गया। फिर ये क्या बोल रहा है कि अब आगे का इतना काम तो मैंने कर दिया है, अब आगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये अपना काम करेगा यहाँ से इस तरफ से। तो ये एक तरह से इसने रास्ता दिखाया है कि यहाँ पे मैं जुड़ गया हूँ, अब आगे आगे तुम काम करो आरएन डीएनए पॉलीमरेज को। तो ये सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, प्राइमेज सब आरएन प्राइमर बनाना, यानी कि 5 से 50 न्यूक्लियोटाइड का एक प्राइमर बनाना जो कि आरएनए होता है, वो बना के और एक जगह फिक्स कर देना और वहां से फिर डीएनए पॉलीमरेज को आगे रास्ता दिखाना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को।
वहां से उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज आगे अपनी गाड़ी लेके जाता है। अब रेप्लिकेशन जो फॉर्क है, यानी कि रेप्लिकेशन फॉर्क किसको गया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वाई या वी टाइप का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज ने ऑरिसाइट को रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद में हेलिकेज जिसको डीएनए बी प्रोटीन कहते हैं उसने अनवाइंडिंग की, तो इस कारण से वो रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। फिर टोपोआइसोमरेज ने जो पीछे बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रही थी जिस डीएनए में, उसको काट के थोड़ी टेंशन को रिलीज की, और सिंगल सेल जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, वो जो खुले हुए 2 स्ट्रैंड है डीएनए को उनके ऊपर चिपक जाते हैं ताकि वो आपस में ना चिपके। तो ये पूरा कुछ इस टाइप से है कि आरएनए प्राइमेर, ये यहाँ पे आप ड्राइंग में देख रहे होंगे, पिक्चर में देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड है, जैसे ये इस तरफ से ऐसे खुला तो ये 3 प्राइम स्ट्रैंड है ना, और एक है 5 प्राइम स्ट्रैंड, ये पेरेंट स्ट्रैंड है। उसके बाद में हमेशा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही होता है। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम में सबसे पहले आरएनए प्राइमर लगा, फिर वहां से आगे चलता गया, फिर आगे गाड़ी रेड कलर का जो आपको मार्क दिख रहा है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे रेप्लिकेशन करता है इसका। ये हेलिकेज का काम भी यहाँ पे शो हो रहा है, और टोपोआइसोमरेज का काम कर रहा है, और ये जो येलो येलो जो मोती मोती से दिखे हैं ये एसएसबी प्रोटीन्स है। तो एक जो एकदम रेगुलर चल रहा है स्ट्रैंड वो लीडिंग स्ट्रैंड है, एक में जो थोड़े थोड़े टूटे टूटे से आपको पार्ट्स दिख रहे हैं वो लैगिंग स्ट्रैंड है। उसमें भी लैगिंग स्ट्रैंड ये टूटा टूटा बनने का भी क्या रीजन है कि हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही रेप्लिकेशन होता है। यानी कि एक बार ऐसे तो चल रहा है, ठीक है? अब ये सेकंड वाले स्ट्रैंड में ऐसे नहीं चल सकता ये। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। अगर ये पुराना पेरेंट स्ट्रैंड है, वो 5 प्राइम है यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 3 प्राइम से बनेगा। तो ये इस डायरेक्शन में कभी भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की एक्टिविटी नहीं होती है। उसकी एक्टिविटी हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी। तो जैसे ही फर्स्ट लगा यहाँ पे, जैसे सपोज फर्स्ट में यहाँ पे प्राइमर जैसे ही जुड़ा, यहाँ पे जैसे ही प्राइमर जुड़ा और उसने थोड़ा सा डीएनए का सिंथेसिस किया, फिर आगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बोल दिया कि चलो अब तुम्हारा काम है आगे। तब तक हेलिकेज ने और आगे बढ़ा दिया और काट दिया। तो इसलिए बार बार इसको यहाँ पे डीएनए आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ना पड़ता है, और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में ये बीच में गैप आ जाता है। तो ये जो बीच बीच में गैप आता है उसके कारण ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए बनता है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए बन रहा है इसको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहते हैं, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड्स के ऊपर बनता है, जबकि जो एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड है। तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वो किस रीजन से बन रहे हैं ये हमने इधर डिस्कस कर लिया। तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है जिसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स बताए गए हैं। ये कंटिन्यूअस का ही सेकंड नाम लीडिंग स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड है उसका नाम। तो ये यहाँ पे वही बताया हुआ है, हेलिकेज अनवाइंड करता है, फिर एसएसबी प्रोटीन बाइंड होता है डीएनए स्ट्रैंड्स के ऊपर, फिर प्राइमेज प्राइमर बनाता है डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद में आगे डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। सेकंड, अब इलोंगेशन, इलोंगेशन का काम पूरा कौन संभालता है? एक बार इनिशिएशन स्टार्ट कर दिया प्राइमर ने, प्राइमर एक जगह जुड़ गया जो कि आरएनए है इन नेचर, अब आगे उसको ले जाना डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने आगे उस प्राइमर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम ही रहती है। तो ये उसी डायरेक्शन में चल रहा है। जो अब रेड वाला जो मैंने बात की थी, येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये जितना भी ये पार्ट है इधर की तरफ, ये इधर को पार्ट है, ये सारा आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, और रेड वाला जो भी पार्ट है ये डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की एक्टिविटी है। तो लीडिंग स्ट्रैंड वो वाला स्ट्रैंड है जो ये ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ ऐसे चल रहा है, और लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा है? ये 5 प्राइम से जो आपको ये वाला जो दिख रहा है ये लैगिंग स्ट्रैंड है। पर वही बात है कि डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम में काम करता है, तो ये इस वजह से इस हिसाब से इसको चलना पड़ रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड का भी आपको मैं बता चुकी हूँ क्या है। अब ये इनका काम करने का तरीका
जो थोड़ा-सा और एलॉबरेटेड वे में बताया हुआ है, प्राइमर सबसे पहले जुड़ता है, उसके बाद में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट क्या होते हैं? ये भी डीएनए जहाँ पे टूट-टूट के बना हुआ होता है, वो ओकाज़ाकी ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स ये वाले हैं, है ना? ये जो टूट-टूट के जो पार्ट बना हुआ है, ये सारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है डीएनए के। लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बनते हैं ये ओकाज़ाकी फ्रेंड यानी कि डिसकंटीन्यूअस जो स्ट्रैंड है उसी के ऊपर ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। इनका लगभग जो लेंथ होती है वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर 150 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं ये, है ना? और उसके बाद में फिर ये रीजी ओकाज़ाकिन जो कि एक जापानीज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इनकी जो डिस्कवरी की थी इन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की 1930 से 1975 के बीच में की थी, जिसके पीछे ही इन फ्रैगमेंट्स का नाम पड़ा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट का क्या काम है? इसका भी इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये जैसे इसमें हम समझें कि हमने बात की डीएनए की रेप्लिकेशन की। अब बीच-बीच में ये यहाँ पे ये प्राइमर जुड़-जुड़ के आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है ये आरएनए है। तो ऐसे थोड़ी मिक्स होता है कि डीएनए के बीच-बीच में आरएनए का मिक्सिंग है। इनको हटाना पड़ेगा, है ना? तो इनको हटा के, इनको रिमूव करके वापस से यहाँ पे डीएनए लगना, ये आरएनए है। ये जो प्राइमर है ये आरएनए है इन नेचर। तो इनकी जगह फिर डीएनए का सिंथेसिस करना, इनको हटाना सबसे पहले और फिर इनकी जगह वापस डीएनए बनाना, ये काम है डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट का। तो ये डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट का काम है कि ये गैप पहले तो रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को और फिर उसके बाद में इसके जो रिमूव करने के बाद जो गैप बन जाता है, उसको भी फिल करता है। पर अभी ये जैसे फिल तो कर दिया, बट अभी भी वो उनके बीच में क्या थोड़ी-थोड़ी ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है, यानी कि ये आपस में तो जुड़े हुए नहीं है ना। ये यहाँ से इनको हटा दिया, चलो यहाँ पे डीएनए बना दिया, बट ये गैप तो रहेगा है ना इनके बीच में मतलब गैप नहीं रहा है ये एक्चुअल में गैप ऐसे दिखाया हुआ है, ये बस जैसे ये आपस में टुकड़े जुड़े हुए नहीं है बस, ये आपस में टुकड़े जुड़े हुए नहीं हैं, ये कुछ गैप नहीं है इनके बीच में ज़्यादा। तो अब वो जोड़ने का काम वो कि कुछ और मतलब दूसरे एंजाइम करेंगे। ये काम डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट का नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट का तो सिर्फ़ इतना ही काम है कि वो आरएनए प्राइमर को हटाता है और उसकी जगह डीएनए का सिंथेसिस करता है। अब ये जो 2 टुकड़ों को जोड़ने का काम है, ये लाइगेज़ डीएनए लाइगेज़ का काम है। तो ये डीएनए लाइगेज़ इसीलिए ग्लू की तरह काम करता है। तो यही बात यहाँ पे बताइए कि डीएनए पॉलीमरेज़ है वो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ नहीं सकता है। तो उसके लिए डीएनए लाइगेज ही है जो कि 2 जो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और वो जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है उनको सील कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ये सीलिंग का काम करता है ना? ये यहाँ पे जैसे फ्रैगमेंट्स है तो ये यहाँ पे लाइगेज एंजाइम आया, इसने इसको जोड़ दिया और ये फिर ये एस टाइप से सॉरी ये फिर एकदम जुड़ जाएगा, है ना? अब टर्मिनेशन अब एक टाइम के बाद में फिर डीएनए का रेप्लिकेशन खत्म भी तो करना है कि इस स्टेज पे अब खत्म हो जाना चाहिए। तो टर्मिनेशन के लिए भी डीएनए के ऊपर एक सीक्वेंस होता है टर सीक्वेंस जहाँ पे टर बाइंडिंग प्रोटीन आके जुड़ जाती हैं। इन टर बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है कि जो हेलिकेज है जो कि डीएनए को अनवाइंड करने में लगा हुआ है चेन की जैसे जिप की तरह वो खोलने में लगा हुआ है डीएनए को। तो अब ये टर बाइंडिंग प्रोटीन आके अगर डीएनए के ऊपर कहीं जुड़ जाएंगे तो फिर हेलिकेज अपना काम वहां पे रोक देगा। उससे आगे अब वो डीएनए को नहीं खोलेगा। तो डीएनए ज्यादा अनवाइंड नहीं होगा तो वहां पे फिर आगे उसका रेप्लिकेशन भी नहीं होगा। अब प्रूफ रीडिंग अब इतना सारा जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो यानी कि नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ रहे हैं उनको वापस चेक करना भी जरूरी है कि क्या एंजाइम्स ने सही न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े हैं क्योंकि अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड मिसमैच या गलत जुड़ गया तो बहुत बड़ा म्यूटेशन हो सकता है। यानी कि एक अगर गलत जुड़ गया 3
न्यूक्लियोटाइड बना के अलग-अलग तरह के प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो अगर बीच में एक भी न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ गया तो वो अलग तरह का अमीनो एसिड बनाएगा, अलग तरह का अमीनो एसिड बनाएगा तो अलग तरह का प्रोटीन बन जाएगा, अलग तरह का प्रोटीन बनने के कारण सारा फंक्शन ही एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी का। तो इसीलिए प्रूफ रीडिंग हम लोग भी जब एक बार एग्जाम में पेपर लिख लेते हैं तो उसको वापस से चेक करते हैं कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं करती। सेम ऐसे ही डीएनए भी एक बार दोबारा चेक करता है कि मैंने कोई गलत तो न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर दिया। तो इसी प्रोसेस को प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। प्रूफ रीडिंग के लिए जैसे बहुत कम होती है, वैसे तो इसकी एक्यूरेसी से ही काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, बट अगर बाय चांस कोई भी मिस्टेक हो जाए तो वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है। तो प्रूफ रीडिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है, बट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है साथ साथ में चेक करता रहता है कि उससे कुछ गलत तो ऐड नहीं हुआ। तो मेन काम है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का है प्रूफ रीडिंग करना, और इसकी एक्टिविटी 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ ये चेक करती है, यानी कि जो नया स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बन रहा है, ऐसे बन रहा है, और जो ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है काम, है ना। तो ये इसका अब डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है, और यूकैरियोट्स के अंदर भी डीएनए होता है जो कि लीनियर टाइप का होता है। तो अब इनके अंदर इनहिबिटर यानी कि जो रेप्लिकेशन को रोक देते हैं। तो वैसे कुछ केमिकल्स हैं प्रोकैरियोट्स के जो टोपोआइसोमरेज है उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए, जैसे नोवोबायोसिन है, नेलिडिक्स एसिड है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये सारे केमिकल्स हैं, ये प्रोकैरियोट्स के टोपोआइसोमरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण जो डीएनए है उसके अंदर की जो वो टेंशन बढ़ी रहती है और वो आगे खुल नहीं पाता है। ये बैक्टीरिया के अंदर ये जो केमिकल्स है वो टोपोआइसोमरेज की जब एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, यानी कि बैक्टीरिया इनके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता और बैक्टीरिया बन नहीं पाता। तो एक तरह से ये एंटीबायोटिक वगैरह बनाने में यूजफुल है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देगा, बैक्टीरिया की कॉलोनी बैक्टीरिया और बनाना बंद कर देगा। तो इसीलिए मेडिसिन्स में इन केमिकल्स को काम में लिया जा सकता है, यानी कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं वो हैं ये। तो वो किस काम में लिए जाते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई इन्फेक्शन है उसको, या कोई दूसरे तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है उसको खत्म करने के लिए ये काम में लिए जा सकते हैं। अब कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो ह्यूमन्स यानी कि हमारे अंदर के जो टोपोआइसोमरेज है उसकी एक्टिविटी को भी खत्म कर देते हैं। तो ये भी कुछ पॉजिटिव तरीके से काम में लिया जा सकता है, यानी कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स यानी बहुत सारे सेल्स, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा सेल की ग्रोथ होना, सेल्स बनना। तो उतने जितने नए-नए ज़्यादा सेल्स बन रहे हैं उसमें ज़्यादा डीएनए चाहिए होगा। तो हमें क्या करना है, अगर सेल की ग्रोथ रोकनी है तो उनके अंदर डीएनए को रोकना है, जिससे अपने आप वो कैंसरस सेल, वो जो कैंसर की गांठ बन रही है वो खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग काम लेते हैं केप्टोथिसिन, एड्रिएमाइसिन, इटोपोसाइड, ये डॉक्सोरिबोसिन, ये सारे केमिकल्स काम में लेते हैं जो कि एंटी कैंसरस ड्रग्स में काम में लिए जा सकते हैं। और भी इनमें से जैसे ये हमने पढ़ लिया है, एक और है कि न्यूक्लियोटाइड एनालॉग की तरह भी कुछ केमिकल्स काम ले होते हैं, जो उस न्यूक्लियोटाइड जैसे नया जो न्यूक्लियोटाइड आके लग रहा है, उसकी जगह ये जो केमिकल्स आके लग जाते हैं वहाँ पे और आगे का रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। तो इनमें से एक एग्जांपल है 2,3-डीऑक्सी ए आयोनोसिन। तो ये भी एक तरह से रेप्लिकेशन को रोक देता है आगे। तो ये एक सिस्टमैटिक टेबल बनाई हुई है कि प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज यानी कि टोपोआइसोमरेज सेकंड, जिसको डीएनए गायरेज भी कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को खत्म करने वाले जो केमिकल्स है वो उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे नोवोबायोसिन, और उनका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। सेम वैसे ही ह्यूमंस के जो टोपोआइसोमरेज है उसको उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए या बिल्कुल ही खत्म करने के लिए
कैप्टोथिसिन का यूज़ लिया जाता है जो कि एक एंटी कैंसरस ड्रग का मेन इंग्रेडिएंट है। फिर वैसे ही डीएनए चेन की इलॉन्गेशन को रोकने के लिए कुछ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड के जैसे ही होते हैं स्ट्रक्चर में वो आके जुड़ जाते हैं वहाँ पे और उसका एग्जांपल है 2,3-डीऑक्सी आयनोसिन जो कि एंटी कैंसरस और एंटीवायरल ड्रग में यूज़ लिए जाते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन ये अपना लास्ट है। अब इसमें जो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए अब सबसे पहले तो ये है कि जो मॉडल है प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है तो इसलिए जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल है पढ़ते हैं वो थीटा मॉडल होता है जबकि यूकैरियोट्स के अंदर वाई या फॉर्क मॉडल कहा जाता है उसको। सेकंड है कि एक और जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है ना तो रेप्लिकेशन डीएनए का कहाँ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है जबकि जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है प्रॉपर और डीएनए न्यूक्लियस में ही पाया जाता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस में हुआ। उसके बाद में एक और है कि कोई प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई स्टेज फिक्स नहीं होती कि किस स्टेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल साइकिल है उसके एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और फिर एक हाँ आरएनए जो प्राइमर जो कि इनिशिएशन में काम आती है वो प्रोकैरियोट्स में 50 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है उसकी जो लेंथ होती है जबकि यूकैरियोट्स में 9 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं प्रोकैरियोट्स में 1, 2 और 3 और यूकैरियोट्स के अंदर 5 होते हैं और जिनका जो नेमिंग है वो अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन ये सारे हैं है ना। और ओरिजिन है प्रोकैरियोट्स में सिंगल रेप्लिकेशन ओरिजिन है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है जिस पॉइंट से वो सिंगल होता है पूरे एक डीएनए का सर्कुलर डीएनए का एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है जबकि जो यूकैरियोट्स है उसका जो डीएनए वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो एक जगह से स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो मल्टीपल ओरिजिन साइट होती है यानी कि इसका बहुत सारे जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स है जो लेगिंग स्ट्रैंड के अंदर है उसके अंदर प्रोकैरियोट्स में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जबकि जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स छोटे-छोटे होते हैं वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। रेट ऑफ रेप्लिकेशन है वो प्रोकैरियोट्स में काफी फास्ट होती है 500 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड जुड़ते रहते हैं जबकि यूकैरियोट्स में काफी स्लो होती है इसके अंदर सिर्फ 50 न्यूक्लियोटाइड ही जुड़ते हैं पर सेकंड। तो ये सारा अपना डीएनए रेप्लिकेशन की क्लास थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।